Hello everyone, I am Priya and welcome back to Management Plus. In this video lecture, we will learn about legal position of a minor or rules regarding minors agreement. Suppose कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि a minor can bind other but is not bound by others, explain. या फिर a minor agreement is void ab initio, explain. या फिर कुछ इस टाइप से आए कि explain minor agreement under Indian Contract Act 1872 या फिर explain the effect of minors agreement. तो इन सब का आंसर बिल्कुल सेम होने वाला है। जो कंटेंट मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करने वाली हूँ वही होने वाला है। इसके पहले मैंने बिजनेस लॉ के और भी बहुत सी वीडियोस अपलोड कर रखी हैं अपने इस चैनल पे। अगर आपने इसको नहीं देखा तो ऊपर उसका लिंक आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन दोनों पे मिल जाएगा, वहां से आप उसको देख सकते हैं। चलो फिर आज की वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले जान लेते हैं कि माइनर होता कौन है, हु इज अ माइनर। तो हमारे सेक्शन 3 ऑफ इंडियन मेजॉरिटी एक्ट 1875 में कहा गया है कि इंडिया के अंदर कोई भी पर्सन अगर बिलो द एज ऑफ 18 ईयर है, यानी 18 साल से कम का है, तो उसको हम माइनर कंसिडर करते हैं। अब देखिए, ये जो माइनर होते हैं ना, उनके एग्रीमेंट का नेचर क्या होता है, यानी नेचर ऑफ माइनर्स एग्रीमेंट क्या होता है। तो हमारे सेक्शन 11 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में ये बहुत क्लियरली बताया गया कि माइनर कभी भी कॉम्पिटेंट नहीं होता किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए। बट कहीं भी ये मेंशन नहीं किया गया है कि अगर कोई माइनर किसी भी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर जाए, कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर ले, तो उसका इफेक्ट क्या होगा। बट फाइनली 1903 में एक केस आया था, मोहिरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष, जो मैंने आपको कैपेसिटी ऑफ पार्टीज के अंदर भी पढ़ाया था। उसका लिंक मैं ऊपर आई बटन में दे दूंगी, आप वहां से उसको देख लीजिएगा, जिसमें इस केस को मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया है। इस वीडियो के अंदर भी पढ़ाऊंगी क्योंकि ये इस माइनर अग्रीमेंट से बहुत इंपॉर्टेंट ये केस है, तो आप जरूर अच्छे से देख लीजिएगा। तो इस केस का ना 1903 के अंदर जजमेंट आया था, जिसमें ये बताया गया था कि माइनर पहली बात तो कि इनकम्पिटेंट होता है कॉन्ट्रैक्ट में आने के लिए, लेकिन फिर भी अगर वो कॉन्ट्रैक्ट में आ जाता है तो ऐसे सारे कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एब इनिशियो होते हैं। यानी कि माइनर के साथ किया गया हर कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एब इनिशियो होता है। वॉइड एब इनिशियो का मतलब है void from the very beginning, मतलब शुरू से ही, फर्स्ट डे से ही, जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट हुआ उस समय से ही वो क्या होते हैं, void होते हैं। अब देखिए, कुल मिलाकर के there are 3 fundamental rules that govern judicial philosophy towards minor। माइनर के रिगार्डिंग कुछ जुडिशियल फिलॉसफी है, यानी कि माइनर के रिगार्डिंग ऐसे लॉ क्यों बनाए गए हैं, किन फिलॉसफी को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। तो 3 फंडामेंटल रूल्स ऐसे हैं। वो क्या है? फर्स्ट, लॉ मस्ट प्रोटेक्ट द माइनर। सबसे फर्स्ट रूल कहता है कि लॉ हमेशा माइनर को प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि लॉ के अकॉर्डिंग माइनर जो होता है वो काफी इनएक्सपीरियंस होता है लीगल मैटर में। तो अगर लॉ उसको प्रोटेक्ट नहीं करेगी तो कोई भी उसके साथ चीटिंग कर सकता है। नेक्स्ट है आपका, नो अननेसेसरी हार्डशिप शुड बी काउज्ड टू द अदर पार्टी बाय लॉ। सेकेंड रूल हमारा कहता है कि अगर माइनर के साथ जो सेकेंड पार्टी है उसको भी डैमेज नहीं करना, मतलब माइनर को सेव करने के चक्कर में आप अदर पार्टी को भी डैमेज ना करो, ये भी हमारा लॉ जो है वो ध्यान रखता है। थर्ड रूल हमारा कहता है, कॉन्ट्रैक्ट बाय माइनर कैन बी एनफोर्स्ड इफ इट हैज अ माइनर एज बेनिफिशियरी। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी अग्रीमेंट में अगर माइनर आता है तो उसको एनफोर्स किया जा सकता है अगर माइनर वहां पे बेनिफिशियरी हो। यानी कोई भी अग्रीमेंट में अगर माइनर आता है और वो उसके बेनिफिट के लिए होता है तो ऐसे एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल हो जाते हैं, ये हमारा लॉ कहता है। बस कंडीशन एक है कि वहां पे माइनर ने अपनी प्रॉमिस को पूरा किया होना चाहिए। इसको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, टेंशन मत लीजिए, वहां आप अच्छे से समझ जाएंगे। देखिए, अब है रूल्स रिगार्डिंग अग्रीमेंट विथ अ माइनर। क्या क्या रूल्स होते हैं माइनर के एग्रीमेंट के रिगार्डिंग। तो ये जो भी आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं उनको हम पूरे डिटेल में विद द हेल्प ऑफ केस स्टडीज एंड एग्जांपल पढ़ने वाले हैं। देख लेते हैं क्या क्या पढ़ेंगे। जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट्स आर वॉइड एब इनिशियो, माइनर कैन बी अ बेनिफिशियरी, नो रैटिफिकेशन पॉसिबल, restitution or compensation can be claimed, no application to rules of estoppel, no plea for specific performance, contract on behalf of minor, no liability of parents or guardian, no insolvency for minor, liability for tort, no personal liability for necessaries of life supplied to him। अभी सभी को डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए आइए देख लेते हैं। देखिए, अभी देख लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स आर वॉइड एब इनिशियो। सारे कॉन्ट्रैक्ट जो माइनर के साथ किए जाते हैं वो वॉइड एब इनिशियो होते हैं, मतलब फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग वॉइड होते हैं। ऐसे सारे एग्रीमेंट हमारे लॉ के नजर में बिल्कुल ही नल एंड वॉइड होते हैं जो माइनर के साथ किए जाते हैं। तो ये बिल्कुल भी एनफोर्सिएबल नहीं हो सकते। इस टाइप के
रूल के रिगार्डिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है, दैट इज मोहिरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष। इसके जजमेंट से बहुत कुछ क्लियर हुआ था माइनर के एग्रीमेंट के रिगार्डिंग। ये केस था कि धर्मोदास घोष एक माइनर पर्सन था जिसने अपनी कुछ प्रॉपर्टी को मॉर्गेज किया था ब्रह्मदत्त जो एक मनी लेंडर था उसके पास 20,000 रुपए के लिए, जिसमें जो ये केस था उसको केदारनाथ जो ब्रह्मदत्त का मैनेजर था वो संभाल रहा था। और इस अग्रीमेंट में आने के बाद जो माइनर पर्सन था दैट इज धर्मोदास घोष, उसने ये झूठ बोल दिया था ब्रह्मदत्त से कि वो एक माइनर नहीं बल्कि एक मेजर पर्सन है, और झूठ बोल करके वो कॉन्ट्रैक्ट में आ गया। 20,000 रुपए का उसने लोन भी ले लिया जिसने पूरा पैसा भी चुकाया नहीं गया था। 8,000 रुपए उसको दे दिए गए थे और बाकी पैसा उसको देना बचा हुआ था। लेकिन उसका जो मैनेजर था ना, जो इस एक्ट में अटर्नी की तरह काम कर रहा था, वो था केदारनाथ, और केदारनाथ को ये पता था कि धर्मोदास घोष एक माइनर पर्सन है। लेकिन फिर भी उसने कुछ नहीं कहा, इस एग्रीमेंट में वो आ गया। लेकिन फाइनली जब ये बात धर्मोदास घोष के मदर को पता चला तो उसने कोर्ट में एक केस फाइल कर दिया कि मेरा बेटा एक माइनर पर्सन है, तो ये जो मॉर्गेज डीड है उसको रिवोक किया जाए। इसका कोई मतलब नहीं बनता क्योंकि मेरा बेटा एक माइनर है और वो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता, इसलिए जो मॉर्गेज डीड है वो बिल्कुल ही वॉइड है। ये जब कोर्ट में बात चली, कोर्ट के अंदर बहुत सारी अपील्स हुई, देन आफ्टर कोर्ट का फैसला आया कि धर्मोदास घोष बिल्कुल भी इस 8,000 रुपए जो उसने पहले से ले रखे थे इस अपील के पहले उसको पे करने के लिए लायबल नहीं है, क्योंकि माइनर के साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता है। तो जब कॉन्ट्रैक्ट ही वॉइड होता है तो ना तो किसी को पैसे चुकाने की जरूरत है ना किसी को पैसे लेने की जरूरत है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट करने वाले पे डिपेंड करता है कि वो अच्छे से वेरीफाई कर ले कि वो किसी पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो वो माइनर है कि नहीं, क्योंकि माइनर के लिए बिल्कुल भी ऐसा लॉ नहीं है कि अगर माइनर ने झूठ बोल करके भी कॉन्ट्रैक्ट किया है ना तो उसके एग्रीमेंट को वॉइड ही कहा जाएगा। वो बिल्कुल भी लायबल नहीं होगा पेमेंट को करने के लिए, क्योंकि उसका जो एग्रीमेंट होता है वो वॉइड एब इनिशियो होता है, मतलब फ्रॉम द वेरी बिगनिंग वो वॉइड ही होता है। नेक्स्ट है आपका माइनर कैन बी ए बेनिफिशियरी। माइनर के वो एग्रीमेंट बिल्कुल भी एनफोर्सिएबल होते हैं जहां पे माइनर का पोजीशन बेनिफिशियरी की तरह होता है। मतलब कि माइनर अगर बेनिफिशियरी है, माइनर के फायदे के लिए वो अपने एग्रीमेंट में आया है, तो ऐसे एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल होते हैं। बस कंडीशन क्या है कि माइनर को अपने प्रॉमिस को पूरा करना है। मतलब एग्रीमेंट में आने में जो उसने प्रॉमिस किया है उस प्रॉमिस को अगर हमारा माइनर फुलफिल कर देता है तो बिल्कुल ये अग्रीमेंट एनफोर्सिएबल होगा और ये बिल्कुल वैलिड होगा, क्योंकि ये जो अग्रीमेंट है वो माइनर के बेनिफिट के लिए किया गया है। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं तो आपकी अंडरस्टैंडिंग और भी ज्यादा अच्छे से होगी। दैट इज एम, जिसका एज 17 है, मींस की क्या है, एक माइनर पर्सन है। ये एग्री करता है एक सेकेंड हैंड स्कूटर परचेस करने के लिए 5,000 रुपए में, किससे, एस से। अब ये जो बेचारा माइनर पर्सन है ना, ये 200 रुपए एडवांस दे देता है और कहता है कि मैं बाकी के पैसे तुम्हें कल दे दूंगा और ये स्कूटर भी कल ही ले जाऊंगा। अब ये बेचारा भोला भाला इंसान नेक्स्ट डे पैसे लेकर के पहुंच जाता है अपने स्कूटर को लेने के लिए। लेकिन ये जो एस है ना, जो मेजर पर्सन है, वो कहता है मैंने अपना माइंड चेंज कर दिया है और ये लो अपना एडवांस लौटा के लेके चले जाओ, मुझे अपना स्कूटर नहीं बेचना। अब देखिए, अब क्योंकि ये जो अग्रीमेंट है ना इन दोनों के बीच, ये माइनर के बेनिफिट के लिए है, माइनर यहाँ पे बेनिफिशियरी है, तो ये बिल्कुल वैलिड है। तो यहाँ पे एस कभी भी इस कॉन्ट्रैक्ट से पीछे नहीं हट सकता, क्योंकि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, ये रिवोक नहीं कर सकता है इसको, ठीक है। लेकिन अगर एम चाहे, अगर उसको इसका बेनिफिट नहीं दिख रहा तो वो पीछे हट सकता है। यहाँ पे बिल्कुल देखिए, जो माइनर है उसका बेनिफिट भी है, माइनर ने प्रॉमिस पूरा किया है, मतलब उसने सेकेंड डे पैसा लाने के लिए और स्कूटर ले जाने के लिए कहा, वो बिल्कुल प्रॉमिस पूरा कर रहा है, तो ये इसके बेनिफिट के लिए एग्रीमेंट है, तो ये बिल्कुल एनफोर्सिएबल होगा, एस इससे पीछे नहीं हट सकता। लेकिन हाँ, अगर माइनर चाहे तो वो पीछे हट सकता है। क्लियर है। अब देखिए, इससे रिलेटेड एक केस देख लेते हैं, राघव चारियार वर्सेस श्रीनिवासा। यहाँ पे एक मॉर्गेज डीड एग्जीक्यूट किया गया था माइनर के फेवर में, माइनर हु हैज एडवांस द एंटायर ऑफ द मॉर्गेज मनी। यहाँ पे मेन इशू क्या था कि जो मॉर्गेज एग्जीक्यूट किया जाएगा वो माइनर के फेवर में एनफोर्सिएबल होगा या फिर उसके बिहाफ में किसी और के थ्रू एनफोर्सिएबल होगा। क्लियर।
तो फाइनल एक जजमेंट आया कि जो भी ट्रांजैक्शन एनफोर्सिएबल होगा वो माइनर या माइनर के बिहाफ दोनों में हो सकता है, क्योंकि अगर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में, किसी भी ट्रांजैक्शन में, कोई भी एग्रीमेंट में अगर माइनर की बेनिफिट है तो ऐसे सारे एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल होते हैं जहां पे माइनर बेनिफिशियरी होता है। नेक्स्ट है हमारा नो रेटिफिकेशन पॉसिबल। देखिए, रेटिफिकेशन का मतलब होता है गिविंग फॉर्मल कंसेंट। आप किसी चीज को साइन करके फॉर्मल कंसेंट दे रहे हो कि हाँ ये चीज बिल्कुल करेक्ट है, दैट इज रेटिफिकेशन। तो हमारे माइनर के कॉन्ट्रैक्ट में रेटिफिकेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रेटिफिकेशन का रूल कहता है कि जो वैलिड एक्ट्स होते हैं उन्हीं को आप रेटिफाई कर सकते हो, क्योंकि हमारा जो माइनर के साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट होता है वो वॉइड एब इनिशियो होता है, मतलब फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग वो वॉइड होता है। तो जो चीज शुरू से ही वॉइड है, जो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती है, उसको आप फ्यूचर में रेटिफाई कैसे करोगे? मतलब कि जो चीज है ही नहीं, जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, उसको आप करेक्ट कैसे करोगे फ्यूचर में? अगर मेजर पर जो माइनर पर्सन है वो एज ऑफ मेजॉरिटी को अटेन भी कर लेता है तो अपने पास्ट के किए गए एक्ट को वो कभी भी रेटिफाई नहीं कर सकता। इसको और ज्यादा अच्छे से जानने के लिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। एम एक माइनर पर्सन है जो एल से 5,000 रुपए बोरो करता है और एक प्रॉमिसरी नोट एग्जीक्यूट करता है एल के फेवर में। ठीक है, माइनर पर्सन है, 5,000 रुपीज बोरो करता है एल से और उसको उसके एवज में एक प्रॉमिसरी नोट दे देता है। जैसे ही ये माइनर पर्सन एज ऑफ मेजॉरिटी को अटेन कर लेता है तो वो एक अलग दूसरा प्रॉमिसरी नोट एग्जीक्यूट कर देता है ताकि वो फर्स्ट नोट को सेटल कर सके। तो जो सेकेंड प्रॉमिसरी नोट है ना वो वॉइड हो जाता है, क्योंकि वहां पे कोई कंसिडरेशन नहीं होता। ऑलरेडी माइनर पर्सन अगर किसी से कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो तो शुरू से वॉइड है। तो जब वो वॉइड है तो मेजॉरिटी अटेन करने पे उसकी उस कॉन्ट्रैक्ट की तो कोई वैल्यू ही नहीं है, तो यहाँ पे कोई कंसिडरेशन ही नहीं है, तो फिर सेकेंड प्रॉमिसरी नोट क्यों बनाया जाएगा? अगर बनाया जाता है तो बिल्कुल वॉइड है, क्योंकि उसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट के जो फीचर्स हैं, जो एसेंशियल एलिमेंट है दैट इज कंसिडरेशन, वो मिसिंग है। तो जब कंसिडरेशन है ही नहीं तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही वॉइड हो जाएगा। इससे रिलेटेड एक बहुत ही फेमस केस था, दैट इज सूरज नारायण वर्सेस सुखू अहीर। सूरज नारायण ने कुछ पैसे लेंड किए थे सुखू अहीर को, जो कि एक माइनर पर्सन था, और उस माइनर पर्सन ने एक प्रॉमिसरी नोट मनी लेंडर को इस पैसे के अगेंस्ट दिया था। ये प्रॉमिसरी नोट था कि हाँ भाई इन फ्यूचर वो कभी भी इस पैसे को चुकाएगा, उसके रिगार्डिंग उसने प्रॉमिसरी नोट दिया था। जब ये माइनर पर्सन मेजॉरिटी के एज को अटेन करता है तो वो और उसकी माँ एक सेकेंड प्रॉमिसरी नोट मनी लेंडर के फेवर में जेनरेट कर देते हैं। अब सूरज नारायण जो था, जो मनी लेंडर था, उसको चाहिए थे पैसे, मतलब जो उसका प्रिंसिपल अमाउंट था, साथ ही साथ जो इंटरेस्ट एक्यूमुलेट हो रहा था इतने साल से, वो चाहिए था। तो वो इसके रिगार्डिंग इस मैटर को लेके कोर्ट में गया। तो कोर्ट ने कहा कि तुम्हारा जो फर्स्ट एग्रीमेंट था वो एक माइनर के साथ था, इसलिए वो शुरू से ही वॉइड था और यहां पे माइनर की कोई लाइबिलिटी नहीं बनती थी इस एग्रीमेंट को फुलफिल करने की। जो तुम्हारा सेकेंड एग्रीमेंट है वो फर्स्ट एग्रीमेंट के बेसिस पे है, जो कि शुरू से ही वॉइड था। तो वॉइड एग्रीमेंट के बेसिस पे किया जाने वाला दूसरा एग्रीमेंट कभी भी रेटिफाई नहीं हो सकता फ्यूचर में। मतलब फ्यूचर में माइनर मेजर बन भी जाता है तो अपने पास्ट के किए गए एक्ट को दोबारा से वो कितना भी कंसेंट दे दे तो उसको करेक्ट नहीं बता सकता, क्योंकि वो एग्रीमेंट मतलब एग्जिस्ट ही नहीं करता था, वो वॉइड था। तो अगर कोई भी माइनर पर्सन खुद कितना भी चाह ले तो अपने किए गए वॉइड एग्रीमेंट को मेजॉरिटी अटेन करने पे रेटिफाई नहीं कर सकता। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा नो रेस्टिट्यूशन और रिफंड ऑफ बेनिफिट। If a minor has received any benefit under a void agreement, he cannot be asked to compensate or pay for it. मतलब कोई माइनर अगर किसी वॉइड एग्रीमेंट से किसी तरीके के बेनिफिट को अवेल करता है तो आप उसको नहीं कह सकते कि आप उसको उसके लिए कंपेंसेट करना पड़ेगा या फिर पे करना पड़ेगा। देखिए एग्जांपल देख लेते हैं। एम एक माइनर है जो कि अपनी किसी प्रॉपर्टी को मॉर्गेज करके एक लोन लेता है, ठीक है। ही इज नॉट लायबल टू रिफंड द लोन। अब यहाँ पे एम जो है ना वो इस लोन को रिफंड करने के लिए लायबल नहीं होगा। इवन उसकी जो प्रॉपर्टी जो उसने मॉर्गेज की है वो भी लायबल नहीं होगी उसके इस डेट को पे करने के लिए। मतलब अगर माइनर के साथ कोई भी एग्रीमेंट किया जाता है तो वो वॉइड होता है शुरू से ही।
तो अगर कोई एग्रीमेंट वॉइड है तो उसके लिए माइनर पे आप फोर्स नहीं कर सकते, कोई कोर्ट फोर्स नहीं कर सकता उसको उस चीज के लिए पे करने के लिए। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है नो एप्लीकेशन टू रूल ऑफ एस्टॉपेल। रूल ऑफ एस्टॉपेल क्या कहता है? रूल ऑफ एस्टॉपेल विच प्रोहिबिट अ पर्सन फ्रॉम कॉन्ट्रडिक्टिंग व्हाट वाज अर्लियर सेड बाय हिम इन अ कोर्ट। मतलब क्या कि रूल ऑफ एस्टॉपेल कहता है कि अगर आपने कुछ कह दिया है तो बाद में आप उस चीज से मुकर नहीं सकते। वहां पे रूल ऑफ एस्टॉपेल आप पे लग जाता है कि अगर आपने कुछ कह दिया तो बाद में आप ये नहीं कह सकते कि हाँ मैंने ऐसा नहीं कहा था या फिर मैं ऐसा नहीं कहूंगा। ठीक है, दैट इज द मीनिंग ऑफ रूल ऑफ एस्टॉपेल। कह दिया मतलब कह दिया, कोई कॉन्ट्रडिक्शन फिर पॉसिबल नहीं है। लेकिन माइनर के केस में रूल ऑफ एस्टॉपेल जो है ना वो एप्लीकेबल नहीं होता। दिस मीन्स दैट अ माइनर कैन ऑलवेज प्लीड हिज माइनॉरिटी and at any time even if he has falsely represented himself as a major and has induced the other party, he can later deny the stand। मतलब क्या है कि अगर माइनर शुरू में झूठ बोल करके भी किसी सामने वाली पार्टी के साथ अग्रीमेंट में आ जाता है कि वो माइनर नहीं मेजर है, ठीक है, तो बाद में वो इस चीज को मुकर सकता है कि हाँ भाई मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं था, मैं तो मेजर हूं। सामने वाली पार्टी के सामने वो डिनाई कर सकता है। अब इस डिनाई पे कोर्ट ये नहीं कह सकता कि नहीं भाई तुमने तो पहले कहा था कि तुम माइनर हो, अब कैसे बोल सकते हो मेजर हो। ये उस पे एप्लीकेबल नहीं होता। इस पे उस माइनर पर्सन को आप ना तो स्यू कर सकते हो ना ही उन पे किसी तरीके का एलिगेशन लगा सकते हो। ठीक है, क्यों? क्योंकि माइनर के साथ जो किया गया एग्रीमेंट है, जो कॉन्ट्रैक्ट है, वो वॉइड एब इनिशियो है, शुरू से ही वॉइड है। तो आप उस पे किसी भी तरीके का कोई कानूनन लड़ाई नहीं लड़ सकते अगर माइनर अपने बात से कॉन्ट्रडिक्ट करता है तो, क्योंकि माइनर पे रूल ऑफ एस्टॉपेल एप्लीकेबल नहीं होता। देखिए इसमें एक एग्जांपल देख लेते हैं। ए एक माइनर है जो फ्रॉडुलेंटली बी को रिप्रेजेंट करता है कि वो एक माइनर पर्सन है और बी से 10,000 रुपए बोरो कर लेता है। ठीक है, Now B cannot sue A for the recovery of the amount lent as rule of estoppel does not apply to minor। माइनर ने तो झूठ बोल दिया कि वो एक मेजर है, उससे 10,000 रुपए भी ले लिए। अब B जो है ना वो उस पे कोई भी केस फाइल नहीं कर सकता इस पैसे को रिकवर करने के लिए, क्योंकि रूल ऑफ एस्टॉपेल तो उस पे एप्लीकेबल ही नहीं है। कल की डेट में वो जाके कोर्ट में कह देगा कि मैंने नहीं कहा था कि मैं मेजर हूं, मैं तो माइनर हूं, है ना। तो ये प्रॉब्लम है। देखिए नेक्स्ट क्या है, नो प्ली फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। Minor agreements are void and therefore the court cannot order for specific performance in contract of minor। माइनर का जो एग्रीमेंट होता है वो ना कंप्लीटली वॉइड होता है। हमने पढ़ा ना वॉइड एब इनिशियो होता है, मतलब फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग वॉइड होता है। तो कोई भी कोर्ट उस पे कोई भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस को करने के लिए दबाव नहीं बना सकती। क्लियर? एग्जाम्पल देख लेते हैं। A माइनर सोल्ड अ शॉप टू बी एन एडल्ट। ए एक माइनर है जो कि अपने शॉप को बी को, जो कि एक मेजर है, उसको बेच देता है। ए रिसीव द कंसिडरेशन बट द सेल डीड वाज नॉट रजिस्टर एज ए वाज अ माइनर। ए को उसके पैसे दे देता है बी, पैसे वो रिसीव कर लेता है, लेकिन वो जो सेल्स डीड है वो रजिस्टर नहीं हो पाता क्योंकि ए जो था ना वो माइनर था। बी देयरफॉर फाइल अ सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द एग्रीमेंट। बी क्या कहता है, बी कोर्ट में शूट फाइल कर देता है इस स्पेसिफिक परफॉर्मेंस को करने के लिए। एग्रीमेंट में कहा गया है तो भाई तुम परफॉर्म करो, इसके लिए वो शूट फाइल कर देता है। इट वॉज हेल्ड दैट द एग्रीमेंट बीइंग वॉइड कैन नॉट बी एनफोर्स्ड एंड अ माइनर कैन नॉट बी कंपेल्ड फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। भाई अब कोर्ट ने कहा कि जो तुम्हारा एग्रीमेंट है वो तो ऑलरेडी वॉइड है क्योंकि तुमने एग्रीमेंट किया है माइनर के साथ, तो तुम इसको एनफोर्स करवा ही नहीं सकते और माइनर को बिल्कुल भी कंपेल नहीं कर सकते किसी भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस को करने के लिए, और वो भी उस एग्रीमेंट में जो कि ऑलरेडी वॉइड है। नेक्स्ट देखिए, कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ माइनर। माइनर के बिहाफ में कॉन्ट्रैक्ट। अ माइनर्स पेरेंट्स, गार्जियन, मैनेजर कैन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द माइनर फॉर द कंडीशन प्रोवाइडेड। किसी भी माइनर का पेरेंट, माँ बाप या कोई गार्जियन या कोई उसका रिप्रेजेंटेटिव यानी मैनेजर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है माइनर के बिहाफ में अगर वो इन दो कंडीशंस को फुलफिल करे। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, द पेरेंट, गार्जियन, मैनेजर एक्ट्स विद इन द स्कोप ऑफ देयर अथॉरिटी। मतलब अगर वो अपनी अथॉरिटी तक ही एक्ट करें तो उनको जो स्कोप ऑफ अथॉरिटी दी गई है
अगर वो वहीं तक एक्ट करें तो माइनर के बिहाफ में कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, द कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर द बेनिफिट एंड एडवांटेज ऑफ माइनर। जिस कॉन्ट्रैक्ट में माइनर के बिहाफ में पेरेंट, गार्जियन या मैनेजर एक्ट कर रहे हैं वो माइनर के बेनिफिट या एडवांटेज के लिए होना चाहिए। क्लियर? देखिए नेक्स्ट है हमारा नो लायबिलिटी ऑफ पेरेंट्स और गार्डियन। पेरेंट्स और गार्डियन जो होते हैं माइनर के, वो कभी भी लायबल नहीं होते किसी भी एग्रीमेंट के लिए जो माइनर के लिए किया गया हो, अनलेस द माइनर हैज मेड द एग्रीमेंट एज देयर ऑथराइज्ड एजेंट। अगर कहीं भी माइनर ने कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया हो जहां पे वो ऑथराइज्ड एजेंट की तरह एक्ट हो रहा हो तो ही पेरेंट्स और गार्जियन एक्ट उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, अदरवाइज वो लायबल नहीं होंगे। नेक्स्ट क्या है हमारा, नो इंसॉल्वेंसी फॉर माइनर। कभी भी कोई भी माइनर इंसॉल्वेंट एडजस्ट नहीं हो सकता क्योंकि उसके पास पर्सनली कॉन्ट्रैक्ट करने की कैपेसिटी नहीं होती। वही पर्सन इंसॉल्वेंट एडजस्ट हो सकता है जिनके पास कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट हो, क्योंकि माइनर के पास नहीं है तो वो कभी भी एडजस्ट नहीं हो सकता इंसॉल्वेंट। मींस ही अगर वो उसको कोई नेसेसरी सप्लाई कर रहा है, उसके लाइफ के जीने के लिए कुछ बेसिक नीड्स पूरी कर रहा है, तो उसके उस एक्सपेंस के लिए भी माइनर पर्सनली लायबल नहीं होता, बल्कि उसकी प्रॉपर्टी से उन सारे एक्सपेंस को रिइंबर्स किया जाता है। नेक्स्ट है आपका लायबिलिटी फॉर टॉर्ट। टॉर्ट का मतलब होता है कि कुछ गलत करना, जब आप किसी को जानबूझ करके नुकसान पहुंचाते हो, दैट इज टॉर्ट। तो अगर ऐसा कुछ माइनर एक्ट करता है तो उसके लिए वो लायबल होता है। इफ द टॉर्ट कमिटेड बाय द माइनर इज इन डायरेक्ट रिलेशन टू द कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय हिम देन ही कैन नॉट बी हेल्ड लायबल। अगर कोई माइनर जो टॉर्ट कमिट कर रहा है, जो गलती कमिट कर रहा है जानबूझ करके, उसका डायरेक्ट रिलेशन अगर कॉन्ट्रैक्ट से है तो वो लायबल नहीं होगा। ठीक है, जो भी उसने कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है उससे डायरेक्ट रिलेशन अगर टॉर्ट कमिट करने का है तो वो लायबल नहीं होगा। लेकिन अगर जो टॉर्ट कमिट किया गया है वो किए गए कॉन्ट्रैक्ट से इंडिपेंडेंट है, देन आफ्टर वो माइनर उस किए गए टॉर्ट के लिए बिल्कुल लायबल होगा। जो उसने कमिट किया है उसके लिए वो लायबल होगा। आई नो आपकी समझ नहीं पा रहे होंगे, चलिए एक केस देख लेते हैं, बर्नर्ड वर्सेस हैगिस का। अ माइनर हायर्ड अ मेयर मतलब होता है हमारा जो हॉर्स होती है, फीमेल हॉर्स होती है, उसको बोलते हैं, फॉर राइडिंग विद द एक्सप्रेस एग्रीमेंट दैट द मेयर वाज गोइंग टू बी यूज्ड जस्ट फॉर पर्पस ऑफ राइडिंग एंड नॉट फॉर जंपिंग एंड लार्किंग। बर्नर्ड वर्सेस हैगिस के केस में एक माइनर होता है जो कि एक घोड़े को हायर करता है राइड करने के लिए, बिल्कुल अग्रीमेंट करता है कि इस घोड़े को हम सिर्फ और सिर्फ राइडिंग के पर्पस से हायर कर रहे हैं, ना कि जंपिंग करवाएंगे, ना ही इसके साथ कोई बुरा बर्ताव हम करेंगे। ठीक है, और बाद में क्या होता है, उस घोड़े को वो अपने फ्रेंड को दे देता है और वो जो फ्रेंड होता है उसका, वो बहुत ज्यादा उससे जंपिंग वगैरह करवाता है और वो फाइनली घोड़ा जो होता है ना वो किसी तरीके से मर जाती है। तो अब ये देखा गया, जब इस पे केस हुआ तो माइनर को लायबल ठहराया गया उसके नेग्लिजेंस की वजह से, मतलब उस घोड़े की मरने की वजह से जो उसने नेग्लिजेंस किया था उसके लिए उसको लायबल ठहराया गया, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में बेसिकली क्या था कि उससे बिल्कुल साफ लिखा था कि वो इसको राइडिंग के पर्पस से यूज कर रहा है। तो यहाँ जो कमिट किया गया उसका डायरेक्ट रिलेशन कॉन्ट्रैक्ट से नहीं था बल्कि इनडायरेक्ट रिलेशन था, इसलिए यहाँ पे इस किए गए टॉर्ट के लिए जो माइनर है वो बिल्कुल लायबल होगा। नेक्स्ट है नो पर्सनल लायबिलिटी फॉर नेसेसरीज ऑफ लाइफ सप्लाइड टू हिम। देखो भाई, कोई भी माइनर को बहुत से लोग होते हैं जो उनको नेसेसरी सप्लाई करते हैं, तो माइनर के साथ किया गया हर कॉन्ट्रैक्ट तो वॉइड होता है, तो भाई कोई भी पर्सन उसको सप्लाई नहीं करेगा नेसेसरीज। नेसेसरीज का मतलब होता है कि एक लाइफ को जीने के लिए जो जरूरी चीजें होती हैं उनको नेसेसरीज बोलते हैं। तो कोई भी उसको सप्लाई नहीं करेगा कि भाई इससे तो हम पैसे रिकवर करा ही नहीं सकते, तो उनको देगा कौन जरूरी सामान। इसके लिए भी कोर्ट ने रूल बनाया कि भाई हमारे जो माइनर पर्सन है ना वो पर्सनली लायबल नहीं होंगे, मतलब वो पर्सनली इस एक्सपेंस को नहीं चुकाएंगे, बल्कि उनकी जो प्रॉपर्टी होगी ना उससे इस एक्सपेंस को रीइंबर्स किया जाएगा। देखिए, a minor is incompetent of entering into a contract and therefore is not personally liable to the necessaries of life supplied to him or his dependent। कोई भी माइनर पर्सन इनकम्पिटेंट होता है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए तो पर्सनली लायबल हो ही नहीं सकता,
किसी भी नेसेसरी आइटम के सप्लाई के रिगार्डिंग पैसे देने के लिए, ठीक है। तो अब भाई ये पैसे देगा कौन, फिर कौन बंदा उसको सप्लाई देगा जब कोई पैसे ही नहीं देगा। तो उसके लिए कोर्ट ने कहा कि इस टाइप के जो एक्सपेंसेस होते हैं उनको सप्लायर रीइंबर्स कर सकता है माइनर की प्रॉपर्टी से, ना कि पर्सनली माइनर से, ठीक है। उनकी प्रॉपर्टी लायबल होगी इस तरीके के एक्सपेंस को पे करने के लिए, ना कि खुद माइनर लायबल होगा। अब यहाँ पे कोई भी मान लो कि कोई ढेर सारे चॉकलेट दे दे, ढेर सारा लग्जीरियस आइटम दे दे, ऐसे दे करके भी तो पैसे ले सकता है, उनकी प्रॉपर्टी को बेच करके कहेगा भाई मैंने तुम्हें जरूरी सामान दिया, चलो मुझे पैसे दो। तो यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि जो नेसेसरी सप्लाई किया जाएगा ना, उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। देखिए कंडीशन क्या है, द थिंग्स सप्लाइड मस्ट बी नेसेसरीज ऑफ लाइफ, मतलब जो चीजें सप्लाई की जा रही हैं, जिनके लिए आप एक्सपेंसेस रीइंबर्स्ड कर रहे हैं उनकी प्रॉपर्टी से, वो जरूरी चीजें होनी चाहिए। जरूरी इन द सेंस कि किसी के लाइफ को चलाने के लिए, जैसे क्लोथ्स हो गए, फूड हो गया, शेल्टर हो गया, रेंट हो गया, ट्रेवलिंग एक्सपेंस हो गया, मेडिसिन का खर्चा हो गया, मतलब जो एक जरूरी चीज है, जो बेसिक नीड है, जिसके बिना आपकी लाइफ पॉसिबल नहीं हो सकती, ऐसी चीजें नेसेसरीज के अंदर आती हैं। द थिंग मस्ट बी सुटेबल टू द कंडीशन ऑफ लाइफ ऑफ द माइनर। जो चीजें, अब सपोज करो कि कोई माइनर पर्सन है, उसके लाइफ के अंदर सरवाइव करने के लिए जो भी चीजें सुटेबल हैं, वो चीजें अगर आप उनको प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो उनकी नेसेसरीज के अंदर ही आती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, द माइनर मस्ट बी इन नीड ऑफ दोज पर्सन, उस पर्टिकुलर चीज की बहुत ज्यादा जरूरत हो माइनर को, उसके बिना उसकी लाइफ नहीं चल सकती, पॉसिबल ही नहीं है, उन सारे चीजों की सप्लाईज को हम नेसेसरीज बोलते हैं। अब देखिए एक केस था राइडर वर्सेस वॉम्बेल का, जहां पे एक इन्फेंट को, इन्फेंट मतलब छोटे बच्चे को, जिसकी इनकम 500 पाउंड पर एनम हो रही थी, उसको लोगों ने सप्लाई दिया क्रिस्टल्स को, रूबी को, मतलब बहुत सारे जेम्स को, है ना, बहुत सारे महंगे पत्थर दिए गए, डायमंड दिया गया, बहुत सारे एंटिक आइटम्स दिए गए। तो इसके एवज में, इसके पैसे को लेने के लिए जब सामने वाले ने कोर्ट में केस किया, तो कोर्ट ने कहा कि भाई ये नेसेसरीज आइटम नहीं है, इनके बिना लाइफ पॉसिबल है। तो अगर आप ऐसी चीजें किसी माइनर को दे रहे हो, सप्लाई कर रहे हो, तो इसकी रिकवरी, अगर आपको इसके खिलाफ डैमेज होता है तो इसकी रिकवरी का जिम्मा हम नहीं लेते, क्योंकि माइनर को सिर्फ नेसेसरी सप्लाई करने का ही लॉ का थॉट है। आप कोई डायमंड्स दे दो, आप एंटिक आइटम दे दो, तो उसके पैसे की रिकवरी का जिम्मा कोर्ट नहीं लेता है, ठीक है। अब देखिए पोजीशन ऑफ माइनर इन डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स मेड बाय हिम। अब अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट में माइनर की क्या क्या पोजीशंस होते हैं, लाइक माइनर एज एजेंट, माइनर एज पार्टनर, माइनर एज सिक्योरिटी, माइनर एज ज्वाइंट प्रोमिसर, माइनर एज शेयर होल्डर, माइनर एज ट्रेड यूनियन मेंबर, माइनर इन अ सर्विस कॉन्ट्रैक्ट, माइनर अंडर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, माइनर्स कॉन्ट्रैक्ट फॉर अप्रेंटिसशिप। ठीक, देखिए क्या है माइनर एज एजेंट। माइनर कभी भी एजेंट के तौर पे अपॉइंट किया जा सकता है ऐसे पर्सन के द्वारा जो कि कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट हो, मतलब जिस प्रिंसिपल के द्वारा उसका अपॉइंटमेंट हो रहा हो, प्रिंसिपल कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। माइनर के किए गए काम के लिए उसका प्रिंसिपल बिल्कुल लायबल होगा, लेकिन प्रिंसिपल इन रिटर्न कैन नॉट होल्ड हिम पर्सनली लायबल। लेकिन प्रिंसिपल अगर देखा जाए तो वो माइनर को पर्सनली लायबल नहीं कर सकता। अगर माइनर कोई काम करता है तो उसके लिए डायरेक्टली उसका प्रिंसिपल लायबल होगा, लेकिन इन रिटर्न अगर उसका प्रिंसिपल कुछ करता है तो माइनर एजेंट कभी भी डायरेक्टली और पर्सनली लायबल नहीं होगा। माइनर कभी भी किसी भी एजेंट को अपॉइंट नहीं कर सकता, क्योंकि रूल ऑफ एजेंसी कहता है कि कोई भी कॉम्पिटेंट पर्सन ही किसी एजेंट को अपॉइंट कर सकता है। नेक्स्ट है माइनर एज पार्टनर। माइनर कैन नॉट बी ए फुल फ्लेज पार्टनर। माइनर कभी भी फुल फ्लेज पार्टनर नहीं हो सकता किसी भी पार्टनरशिप फर्म का। माइनर को सिर्फ और सिर्फ पार्टनरशिप फर्म के बेनिफिट के लिए लाया जाता है अपने फर्म के अंदर। वो भी कैसे लाया जाता है, सारे पार्टनर के कंसेंट के बाद। माइनर एज श्योरिटी। माइनर श्योरिटी के तौर पे कभी भी नहीं रखा जाता, मतलब कि माइनर कभी भी गारंटर नहीं हो सकता। A minor can never be as surety as the surety is personally liable for the default of the defaulter, but a minor cannot be held personally liable in any way.
माइनर कभी भी किसी का गारंटर नहीं हो सकता, क्योंकि जो गारंटर होता है वो जिसकी गारंटी लेता है उसके डिफॉल्ट के लिए पर्सनली लायबल होता है। लेकिन हमारा लॉ क्या कहता है कि माइनर कभी भी किसी भी केस में पर्सनली लायबल नहीं हो सकता, ठीक है। बट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इन फेवर ऑफ माइनर इज वैलिड। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी अगर माइनर के फेवर में है तो वो बिल्कुल वैलिड होगा, लेकिन माइनर किसी का गारंटर नहीं हो सकता। माइनर एज ज्वाइंट प्रोमिसर। अ माइनर कैन बी ए ज्वाइंट प्रोमिसर विथ एन एडल्ट और अ मेजर। माइनर ज्वाइंट प्रोमिसर हो सकता है लेकिन किसी एडल्ट या मेजर पर्सन के साथ। But the minor cannot be held personally liable for the promise and to his co-promisor, whereas the major promisor cannot escape his liability. माइनर कभी भी पर्सनली लायबल नहीं होगा अपने किए गए प्रॉमिस के लिए और अपने को प्रोमिसर के लिए। और वहीं पे अगर देखा जाए तो उसके साथ जो मेजर प्रोमिसर होगा वो अपनी लायबिलिटी से एस्केप नहीं कर सकता। मतलब कि वो जॉइंट प्रोमिसर हो सकता है लेकिन अपने प्रॉमिस के लिए वो लायबल नहीं होगा। अपने प्रॉमिस को वो अगर पूरा नहीं कर पाया तो उसकी लायबिलिटी नहीं बनती पर्सनली, लेकिन उसके साथ जो एडल्ट पर्सन प्रॉमिसर है उसकी पूरी लायबिलिटी बनती है, वो इससे भाग नहीं सकता। माइनर एज शेयर होल्डर। ए माइनर कैन नॉट अप्लाई फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर एज ही इज फॉरबिडन बाय लॉ टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। माइनर कभी भी शेयर होल्डर नहीं हो सकता, वो कभी भी शेयर अलॉटमेंट के लिए अप्लाई नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में आने की कैपेसिटी नहीं होती है। माइनर एज ट्रेड यूनियन मेंबर। एनी पर्सन इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ माइनर कैन बी अ मेंबर ऑफ अ ट्रेड यूनियन आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ 15 ईयर प्रोवाइडेड दैट द रूल ऑफ दैट यूनियन अलाउ हिम टू डू सो। कोई भी पर्सन माइनर होगा भी अगर उसने 15 साल का एज अटेन कर लिया है, 15 साल का वो हो गया है और उसका जो ट्रेड यूनियन है वो उसको अलाउ कर देता है यूनियन मेंबर बनने के लिए, तो वो बन सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका माइनर इन अ सर्विस कॉन्ट्रैक्ट। अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर पर्सनल सर्विस बाय अ माइनर इज वॉइड। माइनर कैन नॉट स्यू द अदर पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट ऑन ग्राउंड दैट इट इज फॉर हिज बेनिफिट। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो पर्सनल सर्विस के लिए किया जाता है माइनर के साथ वो बिल्कुल ही वॉइड होता है। माइनर कभी भी किसी अदर पार्टी को स्यू नहीं कर सकता इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट के लिए इस ग्राउंड पे कि ये उसके बेनिफिट के लिए था, ठीक है, ये बिल्कुल ही वॉइड होगा। नेक्स्ट है आपका माइनर अंडर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। माइनर कैन ड्रॉ, मेक और नेगोशिएट इंस्ट्रूमेंट लाइक चेक, प्रोमिसरी नोट, बेनिफिशियरी नोट एक्सेट्रा, but will not be personally liable for the same. माइनर बड़े आराम से सारे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को ड्रॉ कर सकता है, बना सकता है, मतलब वो चेक बना सकता है, प्रोमिसरी नोट बना सकता है, हर तरीके के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स को वो क्रिएट कर सकता है, लेकिन उसके लिए वो पर्सनली लायबल नहीं होगा। बट इन केस एनी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज एग्जीक्यूटेड इन फेवर ऑफ अ माइनर, देन माइनर कैन एनफोर्स दैट। वो अगर प्रोमिसरी नोट देता है कि हाँ वो पैसे दे देगा, उसके लिए वो लायबल बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन अगर वो रिसीव कर लेता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को तो उसको एग्जीक्यूट कराना ही होगा, वो एनफोर्सिएबल होगा। मतलब अगर वो रिसीव करे अपने फेवर में तो बिल्कुल एनफोर्सिएबल होगा, लेकिन अगर वो किसी को देता है तो वो पर्सनली लायबल नहीं होगा। नेक्स्ट है आपका माइनर्स कॉन्ट्रैक्ट फॉर अप्रेंटिसशिप। Apprenticeship is for the benefit of the minor and therefore can be enforced by him through his guardian. अगर apprenticeship का कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ये माइनर के बेनिफिट के लिए होता है, इसलिए ये एनफोर्सिएबल होता है। और एक इसके माइनर के बिहाफ में जो कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं वो होते हैं उसके गार्जियन। ये इनके बेनिफिट के लिए है, तो माइनर के बेनिफिट के लिए हर कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सिएबल होता है, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अप्रेंटिसशिप भी एनफोर्सिएबल होता है। तो आप इस क्वेश्चन को फाइनली कैसे कंक्लूड कर सकते हैं? माइनर इज इनकम्पिटेंट ऑफ एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट एज इट इज फॉरबिडन बाय लॉ। ठीक है, माइनर बिल्कुल इनकम्पिटेंट होता है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए, क्योंकि लॉ से इसको बिल्कुल ही मंजूरी नहीं मिली हुई है। एग्रीमेंट्स बाय माइनर आर नॉट एनफोर्सिएबल इन द कोर्ट। इफ अ माइनर मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट विथ एनी पर्सन लाइक एडल्ट, देन दैट कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइड अब इनिशियो। कोई भी माइनर का किया गया एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल नहीं होता किसी भी कोर्ट के अंदर,
तो अगर माइनर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करता है किसी भी पर्सन के साथ, मेनली एडल्ट के साथ, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एब इनिशियो होता है, मतलब फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग वो वॉइड होता है. बट अ माइनर कैन एनफोर्स द सेम इफ इट इज फॉर द बेनिफिट ऑफ द माइनर. बट कोई भी अग्रीमेंट अगर माइनर के बेनिफिट के लिए किया जाए तो वो बिल्कुल एनफोर्सिएबल होगा. The cost incurred by the other party can be recovered by the minor's property only because a minor is not personally liable in any case. अगर उसको कोई नेसेसरीज प्रोवाइड करने के लिए किसी पार्टी का कोई कॉस्ट इनकर कर गया है तो वो रिकवर सिर्फ माइनर के प्रॉपर्टी से ही हो सकता है, वो पर्सनली उस पैसे के लिए लायबल नहीं होता किसी भी कंडीशन में. सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो. अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा और नेक्स्ट कौन सा टॉपिक पे वीडियो चाहिए कमेंट करके जरूर बताइएगा. दैट्स ऑल. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड. बाय बाय.